हेलो बच्चों। हिंदी विद्या मंदिर में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा के स्पर्श पुस्तक से तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के बारे में अध्याय पढ़ेंगे। यह अध्याय जो है वह संगम की अद्भुत सफलता के साथ साथ राज कपूर ने इस मूवी में भी काम किया था। तीसरी कसम जो है वह एक फिल्म का नाम है और उसी फिल्म से रिलेटेड यह पाठ जो है वह बना हुआ है। ठीक है, तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों का निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने यह भी कल्पना नहीं की होगी कि यह फिल्म का एक भाग ही बनने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राज कपूर जो है एक बहुत चर्चित अभिनेता थे और इन्होंने उस समय करीब एक साथ 4 फिल्मों का निर्माण करना प्रारंभ किया था। वो एक अभिनेता भी थे, साथ साथ वो एक डायरेक्टर भी थे। तो उन्होंने इन चारों फिल्मों का निर्माण करना शुरू किया और साथ ही साथ 1966 के आसपास शैलेंद्र जो है वो तीसरी कसम एक पिक्चर एक मूवी बना रहे थे और वे इस मूवी में इस फिल्म में राज कपूर को लेना चाहते थे। राज कपूर ने अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट भूमिका इस फिल्म में अदा की है। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेलुलाइड की पूरी सार्थकता से उतारा गया है। यह जो फिल्म है, यह जो मूवी है, जिसमें किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है, किसी प्रकार का उसमें कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं किया गया है। बिल्कुल सार्थकता के साथ शैलेंद्र ने इसे पेश किया है और इस मूवी को राज कपूर की सबसे सर्वोत्कृष्ट अभिनय करने वाली मूवी माना गया है। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। जैसे पुराने ज़माने में जो पिक्चर जो है वो दिखाई जाती थी, तो वो मतलब ऐसा लगता था कि ये जो फिल्म जो है वह रील पर लिखी हुई, जो कैमरे का रील होता है उस पर लिखी गई एक कविता है। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। शैलेंद्र ने केवल एक ही फिल्म का निर्माण किया था और वह है तीसरी कसम। तीसरी कसम के राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा भी इसे सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई और इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है और इस मूवी में जो शैलेंद्र ने जो उसमें अपना संवेदनशील बहुत ही भावनात्मक जो काम किया है और इसमें उन्होंने जो अपने पटकथा जो इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने जो इसमें अपनी संवेदना और भावना को जो भरा है वह काबिले तारीफ़ है, जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। एक कवि के हृदय में एक कोमल भाव जो होता है अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, यह शैलेंद्र से बेहतर और कोई नहीं कर सकता था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगियों को फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। और अपनी अन्य मूवी की तरह, अन्य पिक्चर और फिल्म की तरह राज कपूर ने अपने दिलो जान से तीसरी कसम में भी पूरी अपना अभिनय करने का प्रयास किया, बिना किसी पारिश्रमिक, मतलब किसी भी काम करने के बदले जो हमें सैलरी मिलता है, जो हमें अमाउंट जो पैसा मिलता है उसको पारिश्रमिक बोलते हैं। तो पारिश्रमिक की उन्होंने कोई अपेक्षा नहीं की थी। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्हें बड़ा उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। जब उनको मूवी की कहानी सुनाई गई तो राज कपूर को मूवी बहुत पसंद आई, उनकी कहानी उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने झटपट उसे स्वीकार कर लिया और वो काम करने के लिए उसमें तैयार हो गए। पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले कि मेरे पारिश्रमिक एडवांस मुझे देना होगा। शैलेंद्र को ऐसा उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर ज़िंदगी भर की दोस्ती का ये बदला लेंगे, क्योंकि उस समय के राज कपूर जो है वो सुपरस्टार थे और उन्हें अपने फिल्म में लेना किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब उन्होंने शैलेंद्र से यह बात कहा कि मुझे इस
पिक्चर में काम करने के लिए, इस मूवी में काम करने के लिए मुझे पारिश्रमिक जो है वो एडवांस चाहिए। तो शैलेंद्र का जो है चेहरा वो बिल्कुल मुरझा गया, दुखी हो गया और तभी राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा कि निकालो 1 रुपया मेरा पारिश्रमिक। और वो पारिश्रमिक के रूप में, उस एडवांस के रूप में केवल 1 रुपया मांग रहे थे। और शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते थे। उन्हें पता था कि उनके जो दोस्त हैं थोड़ा मस्ती करने वाले हैं, लेकिन जब, क्योंकि इस समय वो एक गंभीर विषय पे बात कर रहे थे और वो यहाँ पे पिक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जब उन्होंने ये बात कही कि उनको जाना है और वो जो अगली ये फ़िल्म के बारे में जब वो उनसे एडवांस मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में शैलेंद्र को यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि राज कपूर उनसे मजाक कर रहे हैं। शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। और राज कपूर चूँकि खुद भी निर्माता रह चुके थे, उन्हें पता था कि फिल्म को बनाने में क्या बारीकियाँ, किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने शैलेंद्र को बता दिया कि फिल्म को की असफलता भी कुछ कुछ चीज़ों पर मायने रखती है। तो उन्होंने उनको उसके जो भी ड्रॉबैक्स थे वो भी बता दिया। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि थे, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। लेकिन शैलेंद्र उन निर्माताओं में से नहीं थे जो केवल पैसा के लिए फिल्म बना रहे थे, या केवल उनको अपने फिल्म में तड़क भड़क और उल्टी सीधी चीज़ों को जोड़कर अपने पिक्चर को बहुत नाम और उसमें उसमें कुछ जोड़कर उसमें कुछ अलग बनाना, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था। वे फिल्म को उसी मार्मिकता, उसी भावुकता के साथ प्रकट करना चाहते थे जैसा उनके हृदय में उस फिल्म को बनाने के लिए थी। लेकिन इसलिए उन्होंने इसमें कुछ भी जोड़ने का नहीं सोचा। आत्मसंतुष्टि उनके लिए महत्वपूर्ण थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। ऐसा हम जानते हैं कि तीसरी कसम बहुत ही प्रसिद्ध मूवी बनी और इसे बहुत सारे राष्ट्रपति पदक भी मिला, लेकिन इस पिक्चर को बहुत ही मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूटर मिले। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी, और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। ये सारा प्लस पॉइंट होने के बावजूद कि उसमें राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे दिग्गज कलाकार थे और इसके सारे गाने जो है वह मूवी रिलीज़ होने के पहले ही हिट हो चुके थे, सब कुछ होने के बावजूद इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। 2 से 4 बनाने की गणित का मतलब जल्दी से जल्दी पैसा जोड़ने वाला जो समझ वाले जो निर्माता थे या जो वितरक थे, उनकी समझ से यह परे था। इसलिए उन्हें यह डर था कि अगर यह पिक्चर नहीं चली तो उनका पैसा डूब जाएगा। दरअसल इस फिल्म की संवेदना तो किसी 2 से 4 बनाने की गणित जानने वालों की समझ से परे थी। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। इसलिए बमुश्किल से जब तीसरी कसम रिलीज़ हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। आज आप देख सकते हैं कोई भी मूवी रिलीज़ करने के पहले उसका कितना प्रोमो दिखाया जाता है और कितना उस पर पीछे पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन यह फिल्म जब बनी और जब रिलीज़ हुई तो इस पर कोई भी प्रचार नहीं किया गया था। फिल्म कब आई और कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि शैलेंद्र 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीके से नावाकिफ़ थे। ऐसा नहीं है, शैलेंद्र के लिए जो मूवी इंडस्ट्री था वो पुराना था। वो 20 साल से उस मूवी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उन्हें पता था कि यहाँ काम करने का क्या तरीका है, कैसी मूवी बनती है, कैसी पिक्चरें बनती है, परंतु उनमें उलझ कर वे अपनी आदमियत नहीं खो सके थे। लेकिन हर आदमी का एक नेचर होता है, एक प्रकृति होता है। तो शैलेंद्र ने
अपनी उनका जो नेचर था, अपनी प्रकृति को यहाँ रहते हुए भी नहीं खोया था। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातों रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति लगाई थी। और उन्होंने एक जब गाना लिखा था और उसमें एक पंक्ति थी, रातें दसों दसों दिशाओं से कहेंगी। अब हमें पता है कि दिशाएं केवल 4 ही होती हैं, उसमें दिशाएं तो 10 होती नहीं हैं, है ना? तो इसलिए उस पर आपत्ति जताई गई थी। लेकिन शैलेंद्र जो है वह परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शक की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए, केवल यह बताने के लिए कि दर्शक को वही पसंद आएगा, दर्शक ये पसंद करेंगे, और ज़बरदस्ती उन पर हमें कोई भी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। यानी कि अगर हम जो हमारे कंज्यूमर है, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी उनके सामने पेश कर रहे हैं, जो कुछ भी एज ए, वो हमारा जितना से जितना वो हम उम्दा बना सके, जितना उसमें अच्छी क्वालिटी ला सके। और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं कि वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए, और शैलेंद्र ने जितने भी गीत लिखे उनके बहुत सारे गीत जो है वो बहुत ही फेमस हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। जो ताम झाम शो ऑफ जो होता उन्होंने कभी उसे नहीं अपनाया। उनके गीत भाव प्रवण भी थे, दुरूह नहीं। उनके जो गीत थे उसमें उनकी भावना की झलक साफ नज़र आती थी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये जो गाने की पंक्ति है, इससे ही समझ में आता है कि भले ही हमारे मतलब जो कलाकार है उसके पैर के जूते जापानी जूता है, वो जापान से है, और पतलून जो है वो इंग्लैंड का है, और टोपी जो है रूस से, लेकिन उसका हृदय जो है वह हिंदुस्तानी है। तो उनके गीत में ही उसकी मार्मिकता की झलक साफ नज़र आती है। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषता उनकी ज़िंदगी की थी, और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। क्योंकि जब हम अपने भाव को प्रकट करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे विचार से मेल खाते हैं, और जो हम सोचते हैं उसी को हम अपने भावों में व्यक्त करते हैं। तो शैलेंद्र का जैसा सोच था, उनके गानों में उसकी भावना जो है वो प्रकट होती थी। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया था। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। उस मूवी में राज कपूर ने एक कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम हीरामन था। वह एक गाड़ी चलाने वाले एक साधारण अनपढ़ गरीब की भूमिका कर रहे थे। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका। जैसा कि हमने बताया कि उस समय राज कपूर एक सुपर स्टार थे, और उन्हें अपने फिल्म में कास्ट करना ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब वो उस तीसरी कसम में वो जब अभिनय कर रहे थे एक गरीब हीरामन के कला का, तो उसमें राज कपूर की झलक कहीं नहीं थी। वो वहाँ पे टोटली हीरामन ही नज़र आ रहे थे। यह राज कपूर के अभिनय की विशेषता थी। और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। और वहीं हीराबाई के रूप में जो वहीदा रहमान ने एक नौटंकी कलाकार की जो भूमिका अदा कर रही थी, उसमें कहीं से वहीदा रहमान का जो चार्म था उस समय, वो उस मूवी में नहीं, वो बिल्कुल उस अभिनय के ये में पूरी तरह वो लोग उतर चुके थे। और इसलिए उस मूवी को अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको बिल्कुल सार्थकता लगेगी, और ऐसा लगेगा कि यही सही में असली में हीरामन और हीराबाई हैं। और हीरामन जब कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है कि मन समझती हैं ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आँखों से बोलती है। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं दे सकते। वहाँ पर एक डायलॉग है उस मूवी में कि क्या आप समझती हैं। तो यहाँ पर जब वो बोलते हैं, जब राज कपूर ये बोलते हैं कि जुबान को मन समझती हैं ना आप, तो इस लाइन को जब वो बोलते हैं तो इतनी भावनापूर्ण ढंग से इसे दिखाया गया है। और यहाँ पर जवाब में वो कुछ नहीं बोलती, केवल अपने आँखों से उस भाषा को अभिव्यक्त करती हैं। और ऐसी सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम, जिसमें बहुत ही बारीकियों से भावनाओं को प्रदर्शित किया गया था। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया,
टपर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान, अभावों की ज़िंदगी जीते लोगों के सपनीले कहे कहे। इस मूवी में मतलब आप देखिएगा इस पिक्चर में कि कैसे एक गरीब जो हीरामन जो है वह एक गाड़ीवान है, और वह वहीदा रहमान जो है, जो हीराबाई है, वो उसे अपने गाड़ी में ले जा रहा है, और उसकी जो पहनावा है या पूरा जो मूवी में जो पृष्ठभूमि दिखाया गया वह बिल्कुल गरीब और अथी विलेज का दिखाया गया है। तो बिल्कुल आप उसे देखकर आप उसे अपने साथ रिलेट कर पाएंगे। हमारी फिल्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे ज़िंदगी से दूर होती हैं। हम अगर बहुत सारी मूवी देखेंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना? बहुत इमेजिनेशन पर बेस्ड रहता है। मूवी तो हमें अच्छा मज़ेदार लगती है, लेकिन बहुत हम उसे कनेक्ट नहीं कर पाते, है ना? यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है, और अगर किसी बहुत ही मार्मिक दृश्य का अगर कोई पिक्चराइजेशन हो रहा है तो उसको ग्लोरीफाई बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है, क्योंकि आज के निर्माता ये जो मूवी बनाते हैं, बहुत सारे, मैं सारी निर्माताओं के बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ एक ऐसे निर्माता हैं जो मूवी बनाते हैं तो केवल उनका मोटिव अगर पैसा कमाना है, या तो वो पिक्चर में जो भाव प्रकट, जो असली जो उनका भाव होना चाहिए, बहुत बार सामने नहीं आ पाता। तो इसलिए इन्होंने शैलेंद्र जी ने इस पिक्चर को इन सभी चीज़ से परे रखा था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर डर नहीं था कि पिक्चर चले ना चले, लेकिन वह जिस भावनात्मक, जिस मार्मिकता को इस मूवी में पेश करना चाहते थे, वह उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव, किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। ठीक है। और यह खास बात थी कि वह दुख को भी बड़ी ही सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, कि किसी प्रकार का दुख भी है तो वह भी दर्शक देखकर उसे कनेक्ट कर सके, उसको बिल्कुल सहज ढंग से पेश करना चाहते थे। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा के चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। जो कि वो 20 साल से शैलेंद्र जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से ही थे, लेकिन उसकी बोलते हैं ना कि मूवी की लाइमलाइट की दुनिया होती है, लेकिन उनको यह दुनिया जो है वह छू भी नहीं सकी थी, और न ही उन्हें धन कमाने का लालच ही था। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में भी थी, और इसीलिए उनका ज़िंदगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी था। उसी तरह उनके गीत भी थे। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था। उनके गीतों में स्ट्रगल दिखता था, उनके गीतों में मार्मिकता दिखती थी। वही उनके गीतों में सिर्फ करुणा और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है, और मेहनत करके कैसे हम अपने मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, वह भी उनके गीतों के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया था। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। दुख जो होता है वह ऐसा नहीं कि हमेशा हमें गिव अप करने के लिए, कभी कभी उन्होंने इस फिल्म के द्वारा यह संदेश दिया, अपने गीतों के द्वारा यह संदेश दिया कि हमें दुख जो है वह पराजित होने का नाम नहीं, बल्कि अपने आप को पुनः जो है प्रोत्साहित करने का एक माध्यम है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय ही बन गया, और मुकेश जो है उस समय के बहुत ही फेमस सिंगर थे। और सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। और उनका जो गीत को जो मुकेश ने बहुत ही अपने मधुर आवाज़ में जो गाया था कि सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। जैसे हम जानते हैं कि चिट्ठी जो है वह हर कोई शेयर कर सकता है, जैसे डाकिया जो है वो चिट्ठी बांटता है, लेकिन भाग्य जो है जो किस्मत, वह कोई नहीं बांटता। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते थे, मतलब उनमें जो मूवी को एनालाइज करते थे, उनका मानना था
कि राज कपूर एक ऐसे दिग्गज कलाकार थे जो अपने मुंह से नहीं लेकिन बहुत बार अपने आंखों से भी वो बातें करने उन्हें उन्हें पता था। तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं और उसमें वो इतने ही भोले भाले जो हीरामन गाड़ीवान जो वो गाड़ी वाले बने हैं, उनको देखकर, उनके चेहरे को देखकर इतना वो भोलापन दिखता है जिसमें आप कहीं ये उनके राज कपूर का जो चार्म है, उनका जो सुपरस्टार का जो तमगा है, वो आप उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देगा। वह बिल्कुल उस कैरेक्टर में डूब चुके थे। अभिनेता राजकुमार जितनी ताकत के साथ अभिनय को बहुत तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं। जबकि दूसरी जो उनकी मूवी थी जागते रहो, उसमें उनका जो काम जो है उतना अधिक अच्छा नहीं था। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम में वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता। जागते रहो में भी चूंकि वह सुपरस्टार थे तो उनकी सारी मूवी बहुत अच्छी थी, तो जागते रहो में उन्होंने अभिनय किया था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने जैसे तीसरी कसम में अभिनय नहीं किया बल्कि उसको जिया है, इसलिए उसमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वह हीरामन के साथ एकाकार हो गए, यानी कि हीरामन और राज कपूर दो नहीं होकर बिल्कुल एक हो गए। खालिस देहाती भुच गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, यानी कि बिल्कुल खालिस मतलब प्योर, वो देहाती मतलब एक विलेज का जो एक गाड़ीवान जो है, जो दिल की बात समझता है, जिसे कोई बाहरी ताम झाम बड़ी बड़ी बातें नहीं आती और उसे दिमाग की बात भी नहीं समझ में आती, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। एक बिल्कुल ही सीधा साधा भोला सा आदमी है। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। आप ये बोल सकते हैं कि न केवल भारत ने बल्कि पूरे एशिया में के शोमैन के रूप में वो स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था। उनका व्यक्तित्व जो है एक फ्रेज बन चुका था, ये लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। और ऐसा कहीं नहीं दिखता कि राज कपूर हीरामन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि राज कपूर वहाँ कहीं नहीं है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि राज कपूर और हीरामन अपने आप में दोनों एकाकार हो गए हैं, दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति बन गए हैं और उन्होंने यहाँ अभिनय नहीं किया बल्कि उसको जिया है। और इसलिए यह मूवी जो है बिल्कुल सजल और बिल्कुल सही और सच लग रही है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मूवी है, हम पिक्चर देख रहे हैं। ओके, वह कहीं भी हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। हीराबाई की फेन गिलासी बोली परिचिता हुआ उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है। और जब हीराबाई उसको किसी भी तरह से किसी भी बात पर जब उसको इग्नोर करती, उपेक्षा करती है, तो उसे अपने अस्तित्व पर, अपने व्यक्तित्व पर उसे गुस्सा आने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ कमी है जिसके कारण वह मेरी अवहेलना कर रही है या मुझे नहीं पसंद कर रही है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फनीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। तीसरी कसम जो है, इसकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, इसका जो मेन कहानी है, वह फनीश्वर नाथ रेणु उपन्यासकार जो हैं उनके द्वारा लिखी गई है। और कहानी का रेशा रेशा उनकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई हैं। और यहाँ शैलेंद्र जी ने किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की, उसे एज इट इज़ मूवी में प्रदर्शित किया है। इसलिए उनकी मूवी जो है वो बहुत ही मूल रूप से बहुत ही सही मायने में दिखाई देती है। इसमें किसी प्रकार का कोई जो बोलते हैं ना, बिना मतलब का जोड़ा किया, किसी प्रकार का ग्लोरिफिकेशन नहीं था। तो आज हम लोगों ने तीसरी कसम जो हमारा जो चैप्टर है इसके बारे में पढ़ा, जो तीसरी कसम मूवी भी है और ये जो चैप्टर है ये उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आइए प्रश्नों को देखते हैं। तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये हमने पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा था। शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई, तो यह तो बिल्कुल ही ईजी सवाल है क्योंकि शैलेंद्र के जीवन की यह पहली और आखिरी फिल्म थी। राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए, तो ये तो स्टार्टिंग में ही बहुत सारा मूवी का नाम दिया हुआ था, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस तरह से आप 3-4 मूवी का नाम लिख सकते
हैं। तीसरी कसम फिल्म के नायक और नायिकाओं के नाम बताइए और फिल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। आप हीरामन और हीराबाई के रूप में उन्होंने नायक और नायिका जो है वह राज कपूर और वहीदा रहमान की निभाए थे और इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया। फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था, तो ये तो हमारे शैलेंद्र जी हैं। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना नहीं की थी कि उनको फिल्म का एक भाग को बनाने में ही करीब 6 महीने का समय लग गया था। राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। मुझे आशा है कि जब मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रही थी तो इस बात की हमने चर्चा की थी कि जब राज कपूर 1 रुपया एडवांस मांग रहे थे, वैसी स्थिति में शैलेंद्र का चेहरा जो है वो मुरझा गया था, क्योंकि उन्हें वो नहीं पता था कि वो एडवांस में बस 1 रुपया मांग रहे हैं। फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे। वे मानते थे कि ये एक ऐसे दिग्गज और मंझे हुए कलाकार हैं जो अपने मुख से नहीं बल्कि आंखों से भी बोलना जानते हैं। और यहाँ पे आप माइंड में आप देख सकते हैं तीसरी कसम का शैलेंद्र जो है वह हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार और कवि के रूप में उन्हें कहा गया है ना। और तीसरी कसम की कहानी और गीतों में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और इस मूवी में उन्होंने ग्रामीण जीवन की दर्दनाक सच्चाइयों को व्यक्त किया है। तीसरी कसम की महत्वपूर्ण गीतों के बारे में उन्होंने चर्चा की है, ग्रामीण परिवेश और वहाँ के संघर्ष के बारे में बताया है, पात्रों के बीच गहरा भावनात्मक संबंध के बारे में दिखाया है। तो मुख्यतः इस तीसरी कसम पाठ के द्वारा शैलेंद्र जी ने, इस मूवी के द्वारा शैलेंद्र जी ने ग्रामीण जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके बारे में दिखाया है और किस तरह से लोगों का जो मन का जो महत्वाकांक्षा होती है उसको कैसे वो पूरा नहीं कर पाते और उसके संघर्षों के बारे में दिखाया है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्ड्स को लेकर जो भी पार्ट से रिलेटेड जो भी टफ वर्ड्स था यहाँ पर मैंने उसके अर्थ भी लिख दिए हैं। या आपको चैप्टर को पढ़ने में इससे आपको मदद होगी। और यहाँ पर बिग क्वेश्चन आंसर है। तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता क्यों कहा गया है। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है। ये जितने भी प्रश्न हैं इसका उत्तर हमारे पाठ में ही छिपा हुआ है। और जब पाठ को अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं तो सारे प्रश्न का उत्तर हमें आसानी से हमें पता चल जाता है, केवल उन्हें हमें अपने शब्दों में लिखना रहता है। तो इसलिए मैं बार बार आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अपने से लिखने का प्रयास करें। अगर आपको लिखने में किसी प्रकार का दुविधा हो, त्रुटि हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी ज़रूर मदद करने का प्रयास करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आज का यह जो पाठ है तीसरी कसम, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के कक्षा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।